ऑफर की डेफिनेशन। असल में ऑफर आपने सुना, मैंने बता दिया, बात समझ आ गई। मैंने क्या बताया था, जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूं ताकि दूसरा बंदा उसमें हाँ में जवाब दे दे, तो जो पहले बंदे ने हरकत की है वो ऑफर कहलाएगी। सोचें इसको इंग्लिश में लिखना कितना मुश्किल होगा। जब एक बंदे ने दूसरे को इस इरादे से कुछ कहा कि दूसरा बंदा उसकी इस बात को मान जाए, तो पहले बंदे ने जो हरकत की है उसे ऑफर कहते हैं। इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ी सी पेचीदा अल्फाज के साथ डेफिनेशन बन जाएगी। तो किताब से पूछते हैं ऑफर किसे कहते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा कंफर्म कर देता है दूसरे को। क्या कंफर्म कर देता है? हिज विलिंगनेस, कि मैं ऐसा चाहता हूं। कैसा चाहता हूं? टू डू, मैं कुछ करना चाहता हूं, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या मैं कुछ करने से बाज रहना चाहता हूं। समटाइम ऑफर होती है ऐसा करो, समटाइम ऑफर होती है ऐसा ना करो। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड रात के वक्त होता है, हम उसे ऑफर देते हैं कि अगर तुम रात में सोओगे नहीं तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो हम उसे कुछ करने के पैसे नहीं देते, कुछ ना करने के पैसे देते हैं। तो समटाइम आप कहते हैं टू डू समथिंग और समटाइम आप कहते हैं टू। तो जब एक बंदा दूसरे को तस्दीक करता है कि हाँ मैं राजी हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं या ऐसा नहीं करना चाहता, विद अ व्यू, इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ, इस माइंड के साथ, इस इरादे के साथ, टू ऑब्टेनिंग द असेंट, असेंट मतलब रजामंदी, ताकि मैं हासिल करूं रजामंदी ऑफ दैट अदर, उस दूसरे बंदे की, टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, उस एक्शन पे या उस नॉन एक्शन पे। ही इज सेड टू, ये भाई ने साथ वाले भाई को कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दूं ताकि तुमसे मैं 40,000 रुपए ले लूं। जब एक बंदे ने कंफर्म किया दूसरे को, इन्होंने साथ वाले भाई को कंफर्म किया, क्या? हिज विलिंगनेस, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? टू डू, तो मैं लैपटॉप देना 40,000 रुपए के एवज, विद अ व्यू। और क्यों कहा इन्होंने साथ वाले भाई को? इस इरादे से, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, कि दूसरे से कहा ये जो मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें लैपटॉप देना चाहता हूं 40,000 में, क्या तुम भी राजी हो इस बात पे? ही सेड टू मेक अ, तो कहा जाएगा कि इन्होंने जो हरकत की है वो प्रपोजल है। तो क्या हमें ऑफर यानी कि प्रपोजल की डेफिनेशन समझ आई? पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन आज जो हमने पढ़ा उसमें किसी भी किस्म की? ठीक है। क्या चीज? जी, इम्प्लाइड प्रॉमिस में एग्रीमेंट कैसे बनता है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देने के लिए लीगल बाइंडिंग चाहिए। लीगल बाइंडिंग कैसे आती है अब ये भी सुन लें। सिर्फ आज पहली और आखिरी दफा हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पूरी किताब ने लीगल बाइंडिंग क्रिएट करने का तरीका नहीं बताया। लीगल बाइंडिंग या तो आती है लिख के, एक कागज पे लिखा जाए और साइन किया जाए, नहीं तो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिनोमिनेशन के स्टैम्प पेपर होते हैं जिसको वो स्टाम्प पेपर कहते हैं, और वसीका नवीस की ज़बान में स्टाम्प पेपर। ठीक है, तो इस स्टाम्प पेपर के ऊपर वो एग्रीमेंट होता है, तो उससे लीगल बाइंडिंग होती है। तीसरी लीगल बाइंडिंग है कि आप गवर्नमेंट के यहाँ जाके किसी चीज़ का इंदराज कराते हैं तो उससे भी लीगल बाइंडिंग ऐड होती है। चौथा तरीका लीगल बाइंडिंग ऐड होने का, गवाह। अलग अलग तरह के एग्रीमेंट में अलग अलग तरह के गवाह का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम इतनी एज का हो और इस तरह से करके, तो कम से कम 2 गवाह अगर मौजूद हो तो वो आपकी एक अच्छी लीगल बाइंडिंग बन जाती है। तो ये जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है वो 2 तरह से होते हैं, लिख के और बोल के। तो जो लिखा हुआ होता है वो नॉर्मली साइन से लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है या स्टैम्प पेपर से ऐड हो जाती है। जो बोला हुआ या इम्प्लाइड होता है उसमें जो लीगल बाइंडिंग ऐड होती है वो गवाहों से ऐड होती है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना, और 2 गवाहों ने भी सुना कि इन 2 के दरमियान ये बात हुई थी। तो एक्सप्रेस वाले और इम्प्लाइड वाले ज़्यादातर इसमें हमें गवाह चाहिए होते हैं, उससे लीगल बाइंडिंग ऐड होती है। लेकिन ये पहले दिन की अजम्पशन थी, और उसके बाद आगे मैं कहूँगा ए ने बी को ऑफर दी और बी मान गया, तो अब हम ये डिबेट में नहीं जाएंगे कि ये प्रॉमिस है, ये एग्रीमेंट है या क्या है। हम कहेंगे चलो जी अब दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। यानी हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि कमर्शियल वजह भी है, और हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि लीगल बाइंडिंग भी है। यानी आगे बजाय इसके कि किताब वाले हर एग्जांपल में आपसे कहें ए ने बी से ऐसे कहा, फिर उन्होंने लिखा, फिर उसको साइन किया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूँगा ए ने बी को ये ऑफर दी है, बी मान गया है, तो बताओ क्या कैसा मामला है। तो हम अजम्पशन लेंगे कि इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। तो लीगल बाइंडिंग कैसे क्रिएट होती है?
अनफॉर्चुनेटली हमारी किताब ने हमें नहीं बताया, लेकिन हमने ज़बानी सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन लिया, हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है इसकी। डन? कोई और सवाल, कोई कंफ्यूजन? एक ऑफर कब कहलाएगी? जब उस ऑफर में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम ऑफर के एसेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। पहला एसेंशियल, मैं अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि हमेशा दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर, एक ऑफरी। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक हमेशा कम से कम दो या दो से ज्यादा पार्टीज होने चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक अकेले बंदे ने अगर अपने आप को ऑफर दी और खुद ही ने अपनी ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये कोई बहुत प्यारी बात नहीं है। इसको हम एक प्रॉपर जेन्युइन ऑफर नहीं कहेंगे। तो अच्छी ऑफर क्या है? जो कम से कम दो बंदों में हो, जिसमें अपने आप को ऑफर ना दी गई हो, आपने कम से कम सामने किसी ऑफरी को ऑफर दी हो। दूसरा एसेंशियल, सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। कॉलेज ने आपको ऑफर दी, आ जाओ हम आपको फास्ट ट्रैक पढ़ाते हैं बड़ी मुनासिब फीस में। ऑफर तो बड़ी प्यारी है, लेकिन व्हाट इज मुनासिब फीस? डिफाइन नहीं किया। तो इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कॉलेज ने कहा हम आपको मुनासिब फीस में पढ़ाएंगे, आपने कहा हाँ ज़बरदस्त। आप पहुंचे, आपने कहा कितनी फीस? उन्होंने कहा 25,000। मगर क्या बात करते हैं, आपने तो मुनासिब बात की थी। उन्होंने कहा हाँ तो मुनासिब ही तो है, यूनिवर्सिटियां देखो लाखों रुपए ले रही हैं। मेडिकल कॉलेज में ना प्राइवेट आप करो तो करोड़ रुपया लग जाता है। तो बीलॉ जैसे सब्जेक्ट में 25,000 कितनी मुनासिब फीस है? तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप मुनासिब सोच के गए होंगे 12,000, 15,000, 13,000, वो मुनासिब सोच रहे हैं 25,000 को। तो सर्टेन नहीं थी, डेफिनेट नहीं थी। ऑफर का एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि ऑफर क्लियर हो, एब्सोल्यूट हो, वाज़े हो, वाशगाफ हो। ऑफर देने वाले ने क्लैरिटी से बताया हो कि क्या ऑफर है, किसी किस्म का इबहाम ना हो। अगर एक फल वाले ने आपको ऑफर दी कि जी मैं आपको 500 रुपए में लाल रंग के गोल गोल 1 किलो फल दे दूंगा, इसमें कितनी क्लैरिटी है? लाल रंग, गोल गोल, 500 रुपए 1 किलो। कुछ मसला तो नहीं? मसला है। अब लाल रंग के गोल गोल, अक्सर फल गोल होते हैं और लाल रंग के 2-3 तरह के फल हैं। तो अब फिर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा फल होगा जो 500 के आसपास होगा। तो ये एक अच्छी ऑफर नहीं है। ऑफर वो हो जो सर्टेन हो, डेफिनेट हो, टू द पॉइंट, पक्की ठोक बजा के बात की हो, कोई डाउट ना रखा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। कॉलेज ने कहा हो आ जाओ फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, 13,000 रुपए दो, ये फीस है, इतने अरसे का कोर्स है, इस तरह से करके। तो अगर ऑफर में किसी भी किस्म का डाउट है तो एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर वो कर भी ले तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऑफर गलत थी। ऑफर के एसेंशियल पूरे होंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना कहानी नहीं बढ़ेगी। तो पहला एसेंशियल था अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते, और दूसरा सर्टेन और डेफिनेट। मुझे आपसे 5 एग्जांपल्स चाहिए जहां अनसर्टेन हो या डेफिनेट ना हो। अगर कोई एग्जांपल देना चाहे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मनी क्लियर नहीं हो रहे, ऑफर देने वाले की बात नहीं समझ आ रही। सोचें कोई एग्जांपल, 5 एक बंदे नहीं देनी, कोई एक एग्जांपल। दो बाइक्स हैं, के मॉडल्स डिफाइन नहीं किए उसने। जी, एक बंदे के पास 2 बाइक्स हैं। एक बंदे के पास 2 बाइक्स हैं, बड़ी मजे की बात है। एक बंदे ने कहा मैं तुम्हें अपनी बाइक 1.5 लाख की बेचूंगा, और उस बंदे के पास बाइक्स 2 हैं, और ऑफर में उसने नहीं बताया कि वो उन दोनों में से कौन सी वाली बाइक 1.5 लाख की बेचेगा। अच्छी मजे की एग्जांपल है। और कपड़े, जी कपड़े क्या एग्जांपल है? मतलब मैं कपड़े बेचूंगा, ठीक है। एक बंदे ने दूसरे का भाई मैं तुम्हें 2,000 रुपए में कुछ कपड़े बेचूंगा, कितनी तादाद है नहीं बताया। कपड़े की क्वालिटी कौन सी है, वो खद्दर है, वो लिनन है, वो पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो क्या जॉर्जेट और पता नहीं वो शिफॉन और वो चिकन, पता नहीं, मतलब हर दफ़ा नए नाम ही सुनने को मिलते हैं। तो वो इतने सारी तरह की कैटेगरी के कपड़े, उसने कोई कपड़े का नाम ही नहीं बताया, कोई क्वांटिटी नहीं बताई। नाम बता देता, क्वांटिटी ना बताता तो भी सर्टेन नहीं है। 2 एग्जांपल्स हो गई। एक शख्स किसी काम में माहिर है, तो ये बता रहा है मैं माहिर हूँ, लेकिन
एक शख्स एक काम में माहिर है, एक बंदे ने दूसरे से कहा भाई आपके घर का काम करने के लिए मैं बड़ी महारत रखता हूं, तो आप मुझे बुलाएं, मैं आपसे 2000 रुपये लूँगा। अब वो घर का क्या काम करने में माहिर है, वो केबल ठीक करने में माहिर है, वो उसका लकड़ी का काम करता है, वो लोहे का काम करता है, वो क्या है, तो उसने क्लैरिटी से नहीं बताया। और 1 किलो सेब दे दो, मैं आपको लाल दिखने वाले 2 नोट, 1 नोट दूंगा। उन्होंने कहा जी मैं आपको 1 किलो सेब दूंगा अगर आपने मुझे लाल रंग के 2 नोट दिए। अब अगला बंदा 20 रुपए के नोट को भी लाल नोट कंसिडर कर ले, ठीक है, 100 तो प्रॉपर लाल रंग का है। अच्छा 5000 वाला भी लाल के करीब करीब का रंग है, और उसने कब कहा पाकिस्तानी करेंसी। तो जब लाल नोट, तो मतलब इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाते हैं। तो आइडियली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है जिसमें ऑफर देने वाले ने बड़ा क्लियरली बताया हो कि उसने क्या चीज़ कितने में। जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस शो करता है ना, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, तो क्या तुम भी उस पर राजी हो, तो पहले इस बंदे को बड़े वाज़े प्रॉपर तरीके से अपनी ऑफर बतानी होगी। अच्छा फिर दूसरे भी डाउट नहीं करना, कहना सुन के अच्छा लग रहा है, हो सकता है मैं मान जाऊँ, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा लगा, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है। थोड़ी सी बात मान लेता हूँ, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा रेट कम कर लो, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस है जो तुमने कहा, जैसे कहा, मैं मनोन वैसे मान लेता हूँ, ये एक्सेप्टेंस है। तो अगर एक्सेप्ट करने वाला आगे से अपनी शर्तें रखना शुरू कर दे, तो ये काउंटर ऑफर है, वो उसने अब आगे से आपको ऑफर देनी शुरू कर दी है। तो ये एसेंशियल समझ आया, सर्टेन और डेफिनेट। देन अगला एसेंशियल, ऑफर कंडीशनल हो सकती है। दिस कैन हैपन कि एक ऑफर के अंदर कंडीशंस मौजूद हों, लेकिन फिर ज़रूरी होगा कि वो कंडीशंस बतानी होंगे। कॉलेज ने कहा 13,000 रुपये में फास्ट ट्रैक का कोर्स फिजिकल क्लास आप ले सकते हैं अगर आपने 25 दिसंबर तक एनरोलमेंट कराई। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी ऑफर है जिसमें कंडीशन है, और कंडीशन उन्होंने बता दी है। अगर वो ऑफर दें कि 13,000 में एडमिशन है और आप 26 को आएँ और आप एडमिशन ले, कहें नहीं 13,000 का नहीं है, तो आप कहेंगे क्यों? वो कहेंगे जी आपने कंडीशन मीट नहीं की। तो आप तड़प के कहेंगे तुमने कंडीशन बताई कब थी? तो ये मना नहीं है कि ऑफर में कंडीशंस डाल दें, बट अगर ऑफर में कंडीशंस हैं तो फिर ये वाजिब है कि वो ऑफर कंडीशंस समेत बताई जाए, और अगर ऑफर बताई गई और कंडीशंस नहीं बताई गई तो वो गलत ऑफर है। Offer may be subject to some conditions. If there are special terms in an offer, they must be specifically communicated to offeree. तो ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं, और अगर कोई स्पेशल टर्म्स हैं किसी ऑफर में तो वो खास तौर पे आपने ऑफरी को कम्युनिकेट करनी है। ऑफर में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, किस किस किस्म की कंडीशन एक ऑफर में मिल सकती हैं? सोचिए। कोई कारोबारी शख्स है, अगर आप में से इतना मटेरियल लोगे तो इस पर इतना डिस्काउंट है। कोई कारोबारी शख्स है तो वो कह रहा है अगर इतना मटेरियल लोगे तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, इस तरह की शर्त हो सकती है। क्वांटिटी रिलेटेड, टाइम रिलेटेड हो सकती है, उस टाइम तक ऐसा, उस टाइम तक ऐसा। किसी इवेंट की टिकट कि हाँ भाई वो वाला इवेंट उस दिन आओगे तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। कोई रेस वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें टाइम बाउंड हो सकती हैं। अब अगर सिनेमा टिकट बेच रहा है और आप टिकट लेके किसी भी टाइम पे पहुंच जाएंगे, मुझे दिखाओ ये वाली फिल्म, तो वो तो उनकी टाइम बेस्ड वो है ना। उनकी कंडीशन ये थी कि इस टाइम की ये टिकट है, इसके अलावा होगे तो नहीं मिलेगी। तो एक ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं। ये तीनों एसेंशियल्स हमें समझ आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। ऑफर का एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है? ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। मैंने अगर एक आपको ऑफर दी और आपने सुना ही नहीं मैंने ऑफर क्या दी, तो वो ऑफर देंगे। जो बोली हुई ऑफर है वो सुनाई देनी चाहिए, जो लिखी हुई ऑफर है दिखाई देनी चाहिए, जो एक्शंस वाली ऑफर है वो सुझाई देनी चाहिए। सुझाई समझते हैं, समझ आनी चाहिए। तो बोली हुई सुने तो कम्युनिकेट होगी, लिखी हुई दिखाई दे तो कम्युनिकेट होगी, और एक्शंस वो एक्शंस हो जिनका वो मतलब लिया जाता हो। एक बंदा आपके पास से गुजर के अजीब अजीब से इशारे करके जा रहा हो और फिर बाद में कहा तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो आप कहें यार मुझे समझ ही नहीं आई तुम्हारी ऑफर क्या थी, तुमने फजूल से इशारे किए थे, मुझे समझ ही नहीं आई तुमने क्या ऑफर दी है। तो ऑफर प्रॉपर कम्युनिकेट होनी चाहिए, बोली हुई लिखी हुई या एक्शंस वाली सही से अगले को पहुंचेगी तो हम मानेंगे ये ऑफर है। अगर ऑफर अगले तक नहीं पहुंची
तो बात नहीं है। एक बंदे ने आपको कॉल मिलाई और आपके फ़ोन उठाने से पहले सारी ऑफ़र आपको दी और बंद कर दिया फ़ोन, तो ये ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं हुई है। तो जो इस तरह की इंस्टेंट ऑफ़र है वो अगले तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ऑफ़र ख़त में भेजी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसका सन है 1872, आज से 152 साल पुराना कानून पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अंग्रेज उस वक्त ये कानून बना के गए, उसके बाद हम पाकिस्तानी ये जरूरत ही नहीं कर सके कि इससे थोड़ा सा भी बेहतर कानून बना सकें, तो हम अभी भी वो कानून पढ़ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस कानून में बीच में अचानक से हम कहेंगे कि अगर ख़त भेजा जाए ऑफ़र के अंदर, व्हाट्सएप का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, फास्ट कम्युनिकेशन का ज़माना है, लेकिन हम आज और कल बातें कर रहे होंगे कि अगर ऑफ़र ख़त से भेजी जाए, तो अगर ख़त से भेजी गई, जो बोली हुई ऑफ़र है, जब बोली फ़ौरन से अगले ने सुन ली, जो लिखी हुई ऑफ़र आपने लिख के दिखाई उसने फ़ौरन से देख ली। लेकिन जो ख़त वाली ऑफ़र है, एक बंदे ने आज ख़त भेजा और 1.5 महीने बाद दूसरे को पहुंचा, तो ये ऑफ़र कब कम्युनिकेट होगी? जब 1.5 महीने बाद दूसरे को मिलेगी। तो रूल क्या है? ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ। ये इतना प्यारा जुमला है कि सारी बात समझ आ गई। बोली हुई ऑफ़र सुनेगा तो उसकी नॉलेज में आएगी ना, लिखी हुई ऑफ़र देखेगा तो उसकी नॉलेज में आएगी, एक्शंस वाली ऑफ़र समझेगा तो उसकी नॉलेज में आएगी। तो बड़ा प्यारा जुमला है, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन लेटर रीचेस ऑफरी। अब यकीन माने आप में से अक्सर सोच रहे होंगे कि यार ऐसा है, लो ये तो बड़ा मज़ेदार है। तो अगला सवाल डर के मारे ये आएगा कि क्या मुझे यही सब कुछ ऐसे ही लिखना है? नहीं, जब डेफिनेशन आएंगी आपने वो एज इट इज़ लिखनी है। जो ऑफर की डेफिनेशन उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। जो प्रॉमिस की डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है, मैं किताब में कोशिश करता हूँ कि मैं बॉक्स बना दूँ उस चीज़ के गिर्द ज़्यादातर जो डेफिनेशन हैं। तो डेफिनेशन से हट के जो कुछ भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बस हेडिंग याद रखेंगे कि हाँ भाई ऑफर के एसेंशियल्स क्या हैं। अपने आप को नहीं कर सकते, सर्टेन डेफिनेट होनी चाहिए, कंडीशनल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। अभी ये पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा तो इस पर बात नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये हेडिंग्स याद करनी है। अंदर के अल्फाज आप 100% अपने लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लिखना आता है। अगर आप कमज़ोर हैं या आपको लगता है कि नहीं मैं एफएससी तक बस वो रटा लगा के काम चला लेता होता था, क्योंकि आपने फिर जो पीआरसी का इम्तिहान दिया उसमें आपको ज़रूरत ही नहीं होती थी लिखने की, आपने ऑप्शन टिक करने होते थे। चूँकि यहाँ लिखना पड़ेगा तो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहता है मैं रट्टा मार लूँ तो मैं ज़बरदस्त लिख लेता हूँ, तो मारता रहे रट्टा। मैं इस टाइम पे अपने आप को मत बदले कि नहीं मैं सीनियर क्लास में आ गया हूँ, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रट्टे वाली आदत जाएगी। लेकिन अगर रट्टा आपको सपोर्ट कर रहा है तो ज़रूर रट्टा लगा लें। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा उस बच्चे को जो थोड़ा सा रट्टा और ज़्यादा खुद से लिखे। यानी अगर आप हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें और लिखें आप अपने अल्फाज में, तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ 3-4 लाइनों में लिखा हुआ आप 2 लाइनों में लिख दें, तो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। वो जिनको लिखना आता है, और जिनको नहीं लिखना आता वो फिर याद कर सकते हैं। फिर इन्हें ख्याल आया कि ऑफर की कम्युनिकेशन के कुछ मोड बता दें। ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। तो आपने फौरन से इस पर क्रॉस लगा लिया कि भाई ये बात तो मैं पीछे से पढ़ के आ रहा हूँ। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में यही पढ़ा था ना कि बोल के हो सकती है, लिख के हो सकती है, या एक्शन से हो सकती है। तो ऑफर की कम्युनिकेशन समझ आई। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। ऑफर हमें बड़ी मुश्किल से समझ आ गई है। ऑफर से पहले भी एक हरकत होती है विच इज इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर। इसमें ऑफर नहीं दी जा रही होती, एक माहौल बनाया जा रहा होता है जिसमें ऑफर दी जा सके। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज के बाहर से गुजर रहे थे और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था एडमिशंस ओपन। ये ऑफर नहीं है, ये तो अनसर्टन है। लेकिन एडमिशन ओपन देख के जज्बाती हो के आप अंदर आए और पूछा क्या, उन्होंने कहा बी लॉ की क्लास में 13,000 में एडमिशन दे रहे हैं, लेना है, ये ऑफर है। लेकिन वो जो बाहर लिख के आपको बुलाया था वो इन्विटेशन टू ऑफर है। तो आप एक फ्रूट मार्केट में गए और एक बंदा फल की रेडी पे फल रख के बैठा हुआ है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। आपने उसे कहा 200 रुपए का ये फल देना है, या उसने आपसे कहा 200 का ये फल लेना है, ये क्या है? ऑफर। तो उस फल वाले का फल सजा के वहां आना
शायद ऑफर नहीं है। हाँ, अगर वो फल सजा के वहां आता, एक तख्ती लगी हुई होती, तख्ती पे लिखा होता 200 रुपये और नीचे लिखा होता नो नेगोशिएशन, तो ये एक ऑफर दी है उसने कि ये फल है 200 रुपये केजी है। लेकिन अगर वो फल सजा के बैठा हुआ है तो वो एक तरह का इनविटेशन है। तो अगर आप एक कपड़ों की दुकान के बाहर से गुजर रहे हैं और उन्होंने बड़े खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस स्टैचूज पे लगाए हुए और कीमतें नहीं लगाई हुई, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। आप अंदर जाएंगे या आप कहेंगे कि इतने का देना है या नहीं, या उन्होंने आपको बताना है कि ये कपड़ा इतने का, ये कपड़ा इतने का। एक रेस्टोरेंट में आप एंटर हुए तो वहाँ चिकन की तस्वीर लगी हुई थी, चावलों की तस्वीर लगी हुई थी, बर्गर खाते हुए एक बंदे की तस्वीर लगी हुई थी, बड़ी मज़े मज़े की तस्वीरें थी। ये तस्वीरें क्या कर रही हैं? इनविटेशन टू ऑफर। जब आप बैठे, उन्होंने आपको एक मेन्यू कार्ड ला के दिया जिसमें उनकी तरफ से ऑफर थी, कढ़ाई है इतने की, चाउमीन है इतने की, फलाना इतने का, फलाना इतने का, ये है ऑफर। आपने कहा 2 किलो कढ़ाई ले आओ, ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस है। और चूंकि इसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल चीज़ इन्वॉल्व है, तो ये एग्रीमेंट है। हाँ, लीगल बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, ये एक अलग डिबेट है कि वहाँ पे क्या सिलसिला है, किस तरह का माहौल है, वहाँ पे कानूनी कैसे। और शुक्र है ये हमारी डिबेट नहीं है हमारे पेपर की, हमने ये नहीं सोचना होता कि लीगल बंधन कैसे ऐड होगा। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर का फ़र्क समझ आ रहा है? तो कई दफ़ा कंपनियां प्रोस्पेक्टस देती हैं कि आओ हमारे शेयर्स बराए फ़रोख्त हैं, ये इनविटेशन है। और जब लोग जाके कहते हैं मुझे इतने 100 शेयर इतने रुपए के खरीदने, वो ऑफर होती है। और जब कंपनी वाले मान जाते हैं, वो एक्सेप्टेंस होती है। कपड़ों की दुकान में कपड़े रखे हुए उन्होंने, वो इनविटेशन है। लेकिन अगर प्राइस टैग्स के साथ, फिक्स प्राइस टैग के साथ है, ऑफर है। कपड़े रखे हुए हैं, उन पे प्राइस लगी हुई और नीचे लिखा हुआ है मजीद गुंजाइश है मौके पे, तो ये इनविटेशन है। तो टेक्निकली इनविटेशन एक मुबहम चीज़ है, एक अनसर्टन चीज़ है। इनविटेशन सिर्फ आपको रागिब कर रही है कि आओ ज़रा कॉन्ट्रैक्ट में आए, लेकिन ऑफर में प्रॉपर कोई क्वांटिटी है, कोई चीज़ है, कोई अमाउंट है, कोई सर्टन चीज़ है कि हम ये चीज़ ऐसे करके इतने की बेच रहे हैं, बताओ क्या कहते हैं। तो क्या इनविटेशन टू ऑफर समझ आया? तो ऑफर का एक एसेंशियल ये है कि ऑफर शुड नॉट बी इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर ऑफर होनी चाहिए, इनविटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनविटेशन की कानूनी हैसियत नहीं है और ऑफर की कानूनी हैसियत है। किताब से पूछते हैं, इन्विटेशन ऑफ ऑफर किसे कहते हैं? एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक बंदे का ये इरादा है जिसमें वो दूसरे को बुला रहा है इस इरादे से कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। तो ये बेसिकली ये इंटेंशन है, अभी इरादा है, उसने दूसरे को बोला नहीं है ऐसे। पर्पज ऑफ सच इन्विटेशन इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजैक्शन। वो बेसिकली आपको बताना चाह रहा है आई एम रेडी फॉर दिस ट्रांजैक्शन। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड ऑफर। ऐसी इंटेंशंस को ऑफर नहीं माना जाएगा। 5 एसेंशियल्स जो हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई बात जो नहीं समझ आ रही। एक बंदा दूसरे को करेगा, अपने आप को नहीं करेगा, ये बात क्लियर है? ऑफर सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट चाहिए, ये बात भी क्लियर है। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, लेकिन अगर हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? कंडीशन प्रॉपर वाज़े वाजगाफ तरीके से बताना पड़ेगा, डाउट नहीं होना चाहिए। देन हमने कहा कि ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, बोल के, लिख के या एक्शन से कम्युनिकेट हो। खत हो तो कब कम्युनिकेट होगी? जब पहुंच गया। और जो सादा ऑफर है उसमें जब उसके नॉलेज में आ गया तो ऑफर कम्युनिकेट होगी। वो ऑफर जो कम्युनिकेट नहीं हुई वो ऑफर नहीं कहलाएगी। और देन फाइनली इनविटेशन ऑफ ऑफर। हमने कहा समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑफर जैसी दिखती हैं लेकिन वो ऑफर नहीं होती। मकसद होता है कि अगला बंदा आपको बताता है कि मैं रेडी हूँ, आओ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये रेडीनेस की इंफॉर्मेशन होती है, ये ऑफर नहीं होती। ऑफर तब है जब आप कहें इतनी चीज़ इतने रुपए में यूं करके, तो वो प्रॉपर ऑफर है। एसेंशियल्स क्लियर है? तो एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये ऑफर खत्म कैसे होती होगी? कोई भी ऑफर, अब ऑफर में समझ आ गई है, कोई भी ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकती होगी? एक्सेप्ट ही ना करे अगला बंदा, या तो टाइम गुजर जाए एक्सेप्ट ही ना करे, या मुंह पे रिजेक्ट कर दे। बंदा ही फौत हो जाए। एक बंदे ने ऑफर दी और आपने सोचा, आप एक्सेप्ट करने के लिए उसी तरफ देखा तो वो फौत हुआ था,
तो अगर बंदा ही ना रहे तो वो ऑफर भी बंदे के साथ ही फौत हो गई। कंडीशन मीट ना हो, ऑफर में कोई कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन मीट नहीं हुई तो फिर ऑफर खत्म हो जाएगी। अगर कोई नई ऑफर उसी बंदे ने अपनी ऑफर रिवाइज कर दी या आपने उसके जवाब में अपनी काउंटर ऑफर कर दी, अगर ऑफर सही से कम्युनिकेट नहीं हुई तो पैदा ही नहीं होगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो ऑफर आई हुई है वो खत्म कैसे होगी। अनसाउंड माइंड, यानी एक बंदे ने ऑफर दी और ऑफर देने के बाद पागल हो गया। अब जाहिर है जब वो पागल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो अगर एक्सेप्ट होने से पहले पहले ऑफर के वो पागल हो गया, अनसाउंड हो गया, तो वो ऑफर खत्म हो जाएगी। और कैसे कैसे खत्म होती होगी? वक्त के साथ उसमें कोई टाइम था, वो टाइम खत्म हो गया, या टाइम नहीं था तो एक रीजनेबल टाइम, भाई कॉलेज ने कहा 25 दिसंबर तक एडमिशन ले लो, फास्ट ट्रैक में मिल जाएगा एडमिशन, तो 25 दिसंबर जैसे ही खत्म हुई ऑफर खत्म। अच्छा फर्ज करें कॉलेज ने टाइम नहीं बताया था, कॉलेज ने कहा फास्ट ट्रैक में एडमिशन्स जारी हैं, आप 13 साल बाद आए और आपने कहा मुझे बीलॉ के फास्ट ट्रैक में एडमिशन चाहिए क्योंकि आपने कहा था कि एडमिशन्स जारी हैं, तो कॉलेज वाले कहेंगे यार कोई रीजनेबल टाइम तो सोचते। जाहिर है जिस सेशन में हम बैठे थे ज़्यादा से ज़्यादा उसके आखिरी महीने तक आ जाते, अब तो कितने साल गुजर गए। तो ऑफर में समटाइम टाइम बताया जाता है और अगर टाइम ना बताया जाए तो हम खुद ही से सोच लेते हैं कि रीजनेबल टाइम कितना होगा इस ऑफर का, तो ऑफर खुद बहुत मर जाती है उतने टाइम के बाद। और ऑफर वापस ले ले, ऑफर देने वाला अपनी ऑफर खुद ही से ही रिवोक कर दे, खुद ही से वापस ले ले। तो ऐसे बच्चों को मैं कैसे लॉ पढ़ा सकता हूँ? सारी बातें तो आपने बता दी, मेरे तो बताने वाली बात ही नहीं कोई बची। ऑफर लैप्स होने के कुछ तरीके किताब ने बताए हैं। वो कहते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। उस बंदे की एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही आपने क्या कर दिया? ऑफर रिवोक कर दी। लैप्स ऑफ टाइम, वो जो टाइम स्पेसिफाइड था वो खत्म हो गया, या इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड तो रीजनेबल टाइम खत्म हो गया। डेथ और इनसैनिटी ऑफ द ऑफरर, अगर डेथ या इंसैनिटी हो जाए और फैक्ट ऑफ हिज डेथ या इंसैनिटी कम्स टू नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर, अगर एक्सेप्टेंस से पहले उसे पता लग गया बंदा मर गया, पागल हो गया है, तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट होने के बाद बंदे का इंतकाल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लॉ बड़ा जालिम है, मरे हुए बंदे से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कहेंगे तुम्हारा बाप ये कॉन्ट्रैक्ट करके मरा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने पूरा करना है। लेकिन अगर बाप ऑफर देके मरा था तो फिर नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। तो जब तक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो जाए, वो बंदा अगर डेथ हो जाए या इनसेन हो जाए तो ऑफर खत्म हो जाती है। और क्या है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू ऑफर। मेरे पास प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, आप इसको प्रेजेंट इन द ऑफर या कंटेन्ड इन द ऑफर कह सकते हैं। वो जो ऑफर में कंडीशन, आपके पास शायद जुमला डिफरेंट हो, शायद मैंने वहां साफ कर दिया हो, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर इस प्रेसिडेंट का आसान मतलब आप लिख सकते हैं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर, प्रेजेंट इन द ऑफर, अटैच टू ऑफर। प्रेसिडेंट असल में कानूनी लफ्ज है, तो मुझे लगा कि शायद मैंने इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया हो किताब के अंदर। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक चीज़ जो पहले से चली आ रही है, एक चीज़ जो अगर अदालत ने एक फैसला सुनाया था एक दफ़ा, तो हर दफ़ा फिर हम देखते हैं कि अच्छा इससे पहले क्या हुआ था, ऐसे हुआ था, चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं पहले से मौजूद एक चीज़ को। तो अगर वो कंडीशन जो पहले से ऑफर में मौजूद थी अगर वो पूरी ना हो तो ऑफर खत्म हो जाएगी। काउंटर ऑफर इज मेड, ऑफर के अगर ऑफर ही ऑफर दे दे आपके रिस्पॉन्स में तो आपकी ओरिजिनल ऑफर खत्म। नॉन एक्सेप्टेंस स्लैश एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय, या वो एक्सेप्ट ना करे या मुंह पे आके कह दे नहीं चाहिए ऑफर, ऑफर को उठा के जमीन पे फेंक दे, तो आप खुद रिवोक कर दें या अगला बंदा इनकार कर दे, या टाइम एक्सपायर हो जाए या बंदा एक्सपायर हो जाए, या कंडीशंस पूरी ना हो, या सामने वाला बंदा पलट के अपनी तरफ से एक ऑफर दे दे। इन सारी सूरतों में हमारी ऑफर लैप्स हो जाती है। जी, डेथ वाले केस में अगर किसी ने ऑफर दी है और उसकी डेथ हो जाती है लेकिन अगले बंदे को पता नहीं और वो एक्सेप्ट कर, जी बिल्कुल। अब अगर एक बंदे ने ऑफर दी है और उसकी डेथ का नॉलेज नहीं पहुंचा अगले वाले बंदे को और उसने एक्सेप्ट कर ली, तो एक्सेप्ट करने वाले का कसूर नहीं है,
चूंकि एक्सेप्ट करने वाले ने ऑफर की ज़िंदगी में उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर मामला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता है। फिर अदालत में मामला जाता है और फिर हम देखते हैं कि किस बंदे के साथ कितना जुल्म हुआ है, क्योंकि जो मर गया वो भी तो जुल्म हुआ है, लेकिन जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और अपने आगे कार्रवाइयाँ उसके हिसाब से शुरू कर दी और बाद में पता लगा कि उन साहब का तो इंतकाल हो गया था, बस इसे किसी ने नहीं बताया था, तो लॉ ऐसे में इस बंदे को भी कंपनसेशन देता है। यानी कि फिर उसमें उसी तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मामला आ सकता है कि वो उनसे कहेगी जी मैं तो एक्सेप्ट करके बैठा था, मुझे बाद में पता लगा डेथ का। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डेथ कब हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि खबर कब मिली। अगर खबर एक्सेप्टेंस से पहले मिल गई तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर उसे खबर नहीं थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलेगा वो थोड़ी सी आगे की बात है। एक ब्रेकअप बड़ा ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को किताब ने 200 में डिवाइड किया, चैप्टर 2 से लेके 5, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 6 से लेके 10। चैप्टर 2 से 5 तक हम ये सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, क्या क्या एसेंशियल्स पूरे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चैप्टर 6 से लेके 10 तक हम ये समझेंगे कि जो बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म या ख़त्म कैसे होगा। तो इस वक्त हमारे जितने भी सवाल हैं वो ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, और अगले पोर्शन में जो सवाल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। तो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। भाई का एक सवाल। सर अगर ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद वो बंदा बनता है तो वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उसी ने जी, इनका सवाल ये था कि अगर ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा मर जाता है, अच्छा जब ऑफर एक्सेप्ट होगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या कुछ हो सकता है, बाहुबली 2 में देखना है। अभी हम बाहुबली 1 में, तो वो जो बाहुबली 2 है यानी कि जो चैप्टर 6 से 10 तक है वो इस पे बहुत ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल होगा, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो परफॉर्म करना पड़ेगा, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में अदालत बीच में आ जाएगी। वो सारे मसले हैं अगले पोर्शन के। जैसे ही आप कहेंगे ना सर बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, मैं कहूँगा हो अब तो हमारे चैप्टर से बाहर निकल गया। हमारा चैप्टर इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी तक जो है ना वो एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। उससे अगले मरहले में जब हमें समझ आ जाएगा कि ये बन गया, पुख्ता हो गया, फिर देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे, किस किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे। तो इसलिए मैंने सवाल को इस वक्त रोक लिया। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता दूं, अभी किताब या अब इस वक्त इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नोयत का होता है, एक पेंटर था उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उसकी डेथ हो गई, अब बच्चों को तो नहीं उस तरह का पेंट करना आता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है चूँकि पर्सनल नेचर का है। लेकिन अगर कोई रुपए पैसों वाला हो, कोई गुड सप्लाई करने वाला हो, वो ख़त्म नहीं होता, वो बच्चों को करना पड़ता है। लेकिन अगेन मैं इसलिए ब्रेक लगा रहा हूँ कि इसमें कुछ और भी इफ्स एंड बट्स हैं जो उस वक्त हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है इंशाल्लाह। तो क्या यहाँ तक बात समझ आई? भाई का सवाल। ऑफर एक्सप्रेस जो और एक्सेप्टेंस जो यानी इम्प्लाइड हो सकती है। जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ऑफर एक्सप्रेस है और एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड है। ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्लाइड ऑफर है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्रेस को एक्सप्रेस किया और ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्लाइड को इम्प्लाइड किया। तो ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों के दोनों एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, दोनों तरह से अलाउड है। क्लियर?